प्रधानमंत्री ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जनजातीय लोगों के कल्याण पर दिया ध्यान। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर कल सुविधा वंचित जनजातीय समूह विकास मिशन की करेंगे शुरुआत। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने बाल दिवस के अवसर पर देश के पहले प्रधानमंत्री को किया याद। राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों को किताबें पढ़ने के लिए किया प्रेरित। प्रदेश के सहकारिता मंत्री ने करनाल शुगर मिल के 48वें पेराई सत्र की शुरुआत। कहा, मुख्यमंत्री ने किसानों के कल्याण के लिए पिछले 9 वर्षों में किए अहम फैसले। और नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आज शुरू हो रहा है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर सुविधा वंचित जनजातीय समूह विकास मिशन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री ने आज मध्य प्रदेश में संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जनजातीय लोगों के कल्याण पर ध्यान दिया है। एक आदिवासी बेटी का देश का राष्ट्रपति बनने और जबलपुर में रानी दुर्गावती स्मारक के निर्माण का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार आदिवासी संस्कृति के संरक्षण के साथ साथ जनजातीय बहुल क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी, स्कूल और अस्पताल जैसी आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध करा रही है। प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल और स्थानीय स्तर पर आत्मनिर्भरता के महत्व पर बल देते हुए कहा कि इस दिवाली पर लगभग 4 लाख करोड़ रुपए के स्थानीय उत्पादों की बिक्री हुई है और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयासरत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बच्चों को आरंभ से ही दूसरों की मदद करने और वातावरण के प्रति प्रेम और आदर का भाव रखने के लिए प्रोत्साहित किए जाने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि बच्चों को स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूक करना बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति मुर्मू ने आज बाल दिवस पर राष्ट्रपति भवन में विभिन्न स्कूलों और संगठनों के बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों की प्रतिभाओं को सही दिशा देना हम सबकी जिम्मेवारी है। उन्होंने बच्चों से कहा कि अपनी क्षमता पहचान कर तथा पूरे समर्पण और कठिन परिश्रम से आगे बढ़कर वे निश्चित रूप से अपना लक्ष्य हासिल कर सकेंगे। उन्होंने बच्चों को पढ़ने की आदत विकसित करने को कहा। एक साथ मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। मैं बहुत खुश हूँ। आज आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आप सदा स्वस्थ रहे और आगे बढ़ते रहे। अपने माता पिता का सम्मान करें। मातृभूमि में के सेवा के लिए अपने आप को अभी से प्रस्तुत करें और देश का नाम रोशन करें। इसी के साथ ही मैं पुनः आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा है, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। वहीं एक सोशल मीडिया संदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी बच्चों को बाल दिवस पर बधाई देते हुए कहा कि वे भविष्य में भारत के गौरव को और आगे ले जाने वाले सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। उन्होंने कहा कि बाल दिवस पर भारत के मजबूत आधार के रूप में बच्चों को शिक्षा एवं संस्कार देने का संकल्प लेना होगा ताकि वो नवीन भारत के निर्माण में अपना सहयोग करें और भारत की विराट सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाएं। बाल दिवस के अवसर पर कई तरह के विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बच्चों द्वारा उत्साह से भाग लिया गया। जिला फतेहाबाद में आज बाल दिवस अद्भुत ढंग से मनाया गया। क्षेत्र की सामाजिक तथा शैक्षणिक संस्थाओं ने अनेकों बच्चों को गौशाला में ले जाकर गौ माता की पूजा अर्चना की और हरा चारा डाला। समाज सेविका सुनैना रानी तथा मंजीत कौर ने बातचीत के दौरान बताया कि प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति को जिंदा रखने के लिए इस बार क्षेत्र के सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न स्कूलों के हजारों विद्यार्थियों को गौशाला में ले जाकर वहां चाचा नेहरू की जीवनी सुनाई गई। सभी बच्चों को गौ माता के दर्शन करवाए गए और मंदिरों में भी विश्व शांति के लिए सभी बच्चों ने माथा टेका। पार्क में बच्चों ने अनेक प्रकार के झूले झूलकर मनोरंजन भी किया। इस अनूठे प्रयास को विद्यार्थियों तथा उनके अभिभावकों ने काफी सराहा। यही बता पा रहे थे कि गाय माता के हमें ये लाभ है, इस तरह से बीमारियां दूर होती हैं, इस तरह से लाभ उठाया जा सकता है। लेकिन आज हमने उस चीज़ को एक प्रैक्टिकल रूप में बच्चों के सामने दिखाया कि किस तरह से गौ माता के सिर्फ लाभ ही लाभ है। अगर उनके पास रहा जाए,
उनके आसपास वाले माहौल में रहा जाए, या उनके गोबर को डेली यूज़ हम कर सकें, प्रयोग में ला सकें, उनके मूत्र को, उनके गोबर को। बच्चों को लेकर गौशाला में आए हैं। यहाँ पर बच्चों ने मंदिर के दर्शन किए, सभी देवी देवताओं को प्रणाम किया। हमने गऊ की सेवा की है सर, और बच्चों ने गऊ को हरा चारा खिलाया, बच्चों ने गऊ की जय जयकार की। हमें बहुत आनंद आया, हमें भी बहुत आनंद आया। गऊ के साथ एक नया प्रयास था हमारे स्कूल की तरफ से। छात्रों ने कहा कि इस बार का बाल दिवस उनके लिए विशेष रहा। इस बार पूर्णतः भारतीय सभ्यता के अनुरूप उन्हें ज्ञान हासिल करवाया गया है और उन्होंने गौशाला में आकर दूध से बने व्यंजनों के बारे में विस्तार से समझा। हमेशा हम बाल दिवस स्कूल में मनाया करते थे, पर इस बार हमने गौशाला में बाल दिवस मनाया है। हमें यहाँ पर आकर ये सब कुछ पता लगा है, हमें यह सब कुछ बताया गया कि गाय के दूध के बारे में, घी के बारे में। हम हमेशा बाल दिवस स्कूल में मनाया करते थे, पर आज हमने रतिया के गौशाला में मनाया है। हमने गऊओं को दर्शन किए, हमें बहुत अच्छा लगा। करनाल शुगर मिल के 48वें पेराई सत्र की शुरुआत हो गई है। प्रदेश के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने पूजा अर्चना के बाद आज मिल में गन्ना डालकर इसकी शुरुआत की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि 9 साल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हर वर्ग के खासकर किसानों के लिए सबसे ज्यादा काम किया है। उन्होंने मिल के पेराई सत्र से पहले गन्ने का रेट बढ़ाया है, जो देश भर में सबसे ज्यादा है। मुख्यमंत्री ने किसानों की परेशानी को देखते हुए करनाल में नई शुगर मिल की सौगात दी, जिससे हरियाणा का गन्ना अब किसी दूसरे प्रदेश में नहीं जाता। किसानों को उनकी फसल की पेमेंट भी समय पर दी जा रही है। ये मिल हमारी निर्बाध चले, इसमें कोई रुकावट ना आए और किसी तरह का किसी को नुकसान ना हो, क्योंकि गन्ना जो मिल है ये किसानों के हित के लिए है और किसानों को समय पर पेमेंट मिले, ये भी मैंने अधिकारियों से कहा है। और किसानों को किसी तरह की भी सुविधा ना हो, खाने की, यहाँ पर रुकने की, रेस्ट हाउस की, कैंटीन की, ये सब हिदायत भी किसान कर्मचारियों को दी, अधिकारियों को। और किसानों के जो गन्ना लेके आते हैं उनमें भी किसी की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि अब हमने ऑनलाइन जो गन्ने की जो ट्रॉली है उनका ऑनलाइन कर दिया है, तो ये भी असुविधा किसान को ना हो। उन्होंने कहा कि आज किसानों का कोई भुगतान बकाया नहीं है और घाटे में चल रही शुगर मिलों की आय बढ़ाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। मिलों में एथेनॉल प्लांट लगाए जा रहे हैं, साथ ही बिजली का उत्पादन भी किया जा रहा है और शुगर मिलों की क्षमता बढ़ाने सहित अनेक कार्य किए गए हैं। इतनी जल्दी नहीं आ सकती, हम जब नई काम करेंगे तो उसमें क्या होता है कि खर्चा भी होता है। अब जैसे हम एथेनॉल प्लांट लगा रहे हैं, तो एथेनॉल प्लांट लगाने में भी 100-150 करोड़ रुपए लगते हैं एक मिल पे। तो ये अभी तक तो हम खर्चा कर रहे हैं, जब ये इसका लाभ मिलने लगेगा तो जाके इसका लाभ हमें। वहीं कार्यक्रम के दौरान मिल में गन्ना लेकर पहुंचे अनेक किसानों को सम्मानित भी किया गया। गन्ना किसानों ने कहा कि वर्तमान सरकार ने उनके लिए बहुत काम किए हैं और अब उन्हें समय पर अपनी फसल का भुगतान खाते में हो रहा है। सरकार द्वारा गन्ने के बढ़ाए गए रेट के लिए भी उन्होंने प्रदेश सरकार की सराहना की। पानीपत में शुगर मिल का नवीनीकरण करके उसको बढ़ा करके जो सौगात हमें दे दी, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। और आज किसानों के अंदर उत्साह है, नया सत्र जो है शुरू हुआ है और हमारे किसानों के ने जो है काफ़ी गन्ना लगाया हुआ है और पिछली बार भी काफ़ी फ़ायदा किसानों को आया था। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने गन्ने का रेट बढ़ा करके एक ये भी किसानों के हौसला बढ़ाने का कार्य किया है। सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि यहाँ पर इसकी जो क्षमता है वो भी बढ़ाई गई है। किसी भी किसान का गन्ना अब बकाया नहीं बचेगा, तो सभी किसानों का गन्ना यहाँ पर आएगा। और मैं तो सभी किसान भाइयों से एक अनुरोध करता हूँ कि अच्छी क्वालिटी का गन्ना पैदा करें और यहाँ पर अच्छी क्वालिटी का गन्ना लेकर के आए। पलवल में दीपावली महोत्सव के अंतर्गत आज स्वर्णकार सभा द्वारा अन्नकूट का प्रसाद वितरित किया गया। विधायक दीपक मंगला ने सुनारों की बगीची में पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया और लोगों को अन्नकूट की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान विधायक दीपक मंगला ने कहा कि हिंदू धर्म संस्कृति में अन्नकूट का विशेष महत्व है। इस दिन लोग गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर उसकी पूजा करते हैं। जो हमारी ये सुनारों की बगीची है,
आज इस पवित्र धाम के अंदर अन्नकूट का प्रसाद का यहाँ आयोजन प्रतिवर्ष होता है और प्रतिवर्ष मेरे को आने का भी मौका मिलता है। तो आज गोवर्धन महाराज जी के अन्नकूट का प्रसाद वितरण यहाँ चल रहा है। मैंने भी यहाँ प्रसाद ग्रहण किया है। सभी को गोवर्धन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। स्वर्णकार सभा पलवल के प्रधान जुगल किशोर ने कहा कि गोवर्धन पूजा प्रकृति को समर्पित पर्व है। माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव का घमंड तोड़ा था और गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों की जान बचाई थी। लोगों को प्रकृति की सेवा और पूजा करने का संदेश दिया था। उन्होंने बताया कि इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है और भगवान को सभी तरह की मौसमी सब्जियों से तैयार अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। स्थानीय निवासी सुशील वर्मा ने कहा कि आज के दिन भगवान श्री कृष्ण को अन्नकूट का भोग समर्पित किया जाता है। उन्होंने कहा कि अन्नकूट का संबंध हमारी सर्द ऋतु से भी है। ये गोवर्धन के उपलक्ष्य में जो भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण की उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठाया था ब्रिज में, तो उसमें ये अन्नकूट जो पूजा भगवान की करके प्रसाद वितरण होता है उसका वितरण हो रहा है। ये सब समाज की तरफ से है, हर वर्ष होता है। मिक्स की सब्जी है और अन्नकूट है, बाजरा, कढ़ी है, खीर है, पकौड़ी वाली। वो इंद्र का जो मान तोड़ा था कृष्ण जी ने, तो सबका सहयोग, जब भी एक कन्न की उंगली तो उन्होंने लगाई, सहयोग सबका था भाई। सबने अपनी अपनी लाठी लगा रखी थी जितने भी ब्रज के लोग थे। समाज के सभी वर्गों के लोग और सबके सहयोग से बड़ी खुशी के साथ सभी बहुत अच्छी तरह से प्रसाद पाते हैं और एक दूसरे से सहयोग करते हैं। ऋतु परिवर्तन होती है ना जी, उसके हिसाब से भोजन प्रसाद किया जाता है। जैसे इसमें बाजरे का प्रोग्राम होता है, तो जैसे सर्दी का मौसम शुरू हुआ है तो गर्म चीज खाई जाती हैं, इसीलिए बाजरे और अन्नकूट का और सब्जी का प्रोग्राम किया जाता है। साथ में कढ़ी खाई जाती है, तो इसलिए ये विशेष महत्व इस ऋतु के हिसाब से भी है। और भगवान श्री कृष्ण ने जो अपना लीला की थी इंद्र के अभिमान को तोड़ने के लिए, उससे भी ये संबंधित है। वहीं अन्नकूट का पावन पर्व आज कैथल के मंदिरों में बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस त्योहार के मौके पर कैथल के ऐतिहासिक महाभारत कालीन प्राचीन 11 रुद्री शिव मंदिर, खाटू श्याम मंदिर सहित अनेकों मंदिरों में हजारों लोगों ने अन्नकूट पर प्रसाद ग्रहण किया। प्राचीन 11 रुद्री शिव मंदिर के पुजारी मनिंदर शर्मा और अन्य पुजारियों और श्रद्धालुओं ने बताया कि हिंदुओं का प्रमुख दिवाली पर्व के पश्चात अन्नकूट का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन सभी मंदिरों में सभी प्रकार के अनाजों सब्जियों से ये अन्नकूट तैयार किया जाता है और लोगों द्वारा बड़े उत्साह और श्रद्धा से इस प्रसाद को ग्रहण किया जाता है। अन्नकूट के प्रसाद को बहुत ही पवित्र और स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक माना जाता है। इस प्रसाद के ग्रहण करने से इंसान स्वस्थ रहता है। अनेक प्रकार के जो है तो अन्न को मिला करके बनाया जाता है, उसको अन्नकूट कहते हैं। और भगवान कृष्ण से ये जुड़ा पर्व है, जो कि भगवान ने गोवर्धन पर्वत को आज के ही दिन एक ही अंगुली से उठाया था भगवान ने। तो ये गोवर्धन की पूजा करने के बाद जो है तो अन्नकूट का पर्व मनाया जाता है। और ये पर्व जो है तो हमारे भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। हम भारतवासी हैं, हम धर्म कर्म को मानते हैं। इंद्र महाराज जी ने प्रकोप के कारण 7 दिन लगातार वहाँ वर्षा की और 8वें दिन जैसे गिरिराज जी को उठा करके अपनी चिपली मुड़ी में रखा, तो वहाँ गांव वाले ने गोकुल धाम से जितने भी वहाँ के ग्वाले थे, बाल गोपाल थे, उन्होंने अनेक प्रकार के व्यंजन अपने अपने घरों में बना करके गिरिराज जी का भोग लगाया। ये परंपरा द्वापर युग से वहीं से चली आ रही है। 7 दिन तक लगातार एक उंगली के ऊपर गिरिराज पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने धारण किया। तो 7 दिन के हिसाब से एक दिन में 8 पहर होते हैं और 8 पहर प्रतिदिन लगा करके 56 प्रकार के भोग व्यंजन उनको वहीं पर जब वो खड़े थे गिरिराज को उठा करके, वहाँ की जो जनता थी उन्होंने खिलाए, गोपियों ने खिलाए। तभी से 56 भोग का जो महत्व रहा है। हम सभी सनातनी जितने भी हमारे मंदिर हैं, चाहे वो बालाजी का मंदिर हो, शिव जी का मंदिर हो, माता पार्वती का मंदिर हो, या खाटू श्याम का भी हमारा जो मंदिर है, ये इसमें विशेष प्रकार का भंडारा, बड़ा भव्य भंडारा होता है। इसमें 5 से 6 हज़ार तक व्यक्तियों का भोजन बाबा श्याम के आशीर्वाद से, बड़ा शुद्ध भंडारा। और देसी घी से हम यही मानते हैं कि देसी घी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें और अन्य नहीं।
हरियाणा के नूह जिले में बरसाती प्याज की खेती सबसे ज्यादा होती है। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा इत्यादि शहरों की सब्जी मंडियों में नूह जिले की प्याज की ज्यादा डिमांड रहती है। इस साल 19,500 एकड़ की भूमि में प्याज की बिजाई की गई थी। जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर दीन मोहम्मद ने बताया कि अच्छे भाव को देखते हुए इस बार किसानों ने प्याज का रकबा जिले में बढ़ाया है। इस बार बीमारी भी प्याज में नहीं है। ड्रिप सिस्टम से किसान इस प्याज फसल की सिंचाई कर रहा है, जिससे बिजली, डीजल, समय, धन, लेबर सभी की बचत हो रही है। ज़्यादातर प्याज की बुआई घंटियों से होती है और इसमें तकरीबन 100 क्विंटल एक किले में पैदावार हो जाती है। और किसान भाइयों को अगर 20-25 रुपए का भी रेट मिलता है तो तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए उनकी आमदनी हो जाती है। कैश क्रॉप है, थोड़े दिन की है। इसके बाद किसान जो है अपना गेहूं की बिजाई भी करते हैं या टमाटर लगा लेते हैं या दूसरी जो कुकर बिट्स हैं जैसे बेल वाली सब्जियां हैं वो लगा लेते हैं। कम से कम 20 साल से प्याज बो रहे हैं जी हम, ठीक है। और इसमें 1 एकड़ में कम से कम 30,000 रुपये का खर्चा आ ही जाता है। प्याज से अलग 1 किलो, हाँ 30,000 का कम से कम आ जाता है। ये प्याज भाई अपने घर का बीज बनाते हैं हम, ठीक है। दुकानदार से बीज लेकर आते हैं, घर का बनाते हैं, फिर यहाँ से ले जाकर दिल्ली या फरीदाबाद दे के आते हैं। अगर भाव हो जाता है तो कुछ मिल जाता है, नहीं मिलता है तो कुछ बस अपने बैठे रहते हैं आराम से। रेट कम से कम 50 का रेट तो कम से कम अमूमन होना चाहिए। अब कोई बता रहा 25, कोई बता रहा 35, बोलने वाला तो बोल रहा 70 भी चल रहा है, लेकिन बिकने वाला बोल रहा है 30-35 प्याज चल रही है। प्याज की फसल होती है हमारे ज़्यादा और या इसके बाद में गेहूं की फसल होती है, तो इसके बाद खर्चा बहुत आता है जी। एक तो हमारे को फरीदाबाद, गुड़गांव और दिल्ली बहुत लंबा पड़ जाता है। कोई नज़दीक मंडी हो तो उसमें अपने किसान ट्रैक्टर में भी ले जाता है। ये प्याज होती है जी, बरसात के बाद प्याज लगाई जाती है। क्वालिटी ये कई तरह की रहती है जी। ये बीज अलग अलग सिस्टम रहता है जी। कोई पचगंगा रहती है, कोई सरदार को कौन पचगंगा ही बोलते हैं ज़्यादा। हाँ, शुद्ध सदारी वह रहती है। इसमें नहीं कोई खाद गिरता, खाली ढोरों को खाद गिरता है इसमें कोई दवाई दूरी बहुत कम गिरते हैं कि शुद्ध प्याज रहती है हमारी इधर की। कुरुक्षेत्र के किसान रणधीर सिंह खेती में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। रणधीर सिंह ने उन्नत तकनीक के साथ जैविक खेती को अपनाया है। अपनी इसी मेहनत के बल पर वे लिम्का बुक में 15 बार अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। रणधीर सिंह घर के सामने पड़ी जमीन पर किचन गार्डनिंग करते हैं। इस थोड़ी सी जमीन पर ही रणधीर नए प्रयोग कर किसानों के लिए उदाहरण पेश कर रहे हैं। उन्होंने नई तकनीक से जैविक सब्जियां तो उगाते ही हैं, साथ ही शोधित बीज भी तैयार कर रहे हैं। वे जैविक खेती पर आधारित अनेक किस्म की सब्जियां तैयार कर रहे हैं। इन सब्जियों में गुणवत्ता बनी रहे, इसके लिए वे गोबर की देसी खाद प्रयोग में लाते हैं। उनकी सब्जियां कई प्रकार की हल्दी, आलू, 1 किलो वजनी लहसुन, 2 फुट का करेला और 5 फुट की घिया भी शामिल है। रणधीर सिंह का ये जज्बा उन किसानों के लिए एक सार्थक संदेश है जो अपनी फसल में रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं। ऑर्गेनिक में ही मेरे को 16 जुलाई 2001 को नेशनल अवार्ड मिला था वेजिटेबल में, और उस टाइम तो ऑर्गेनिक को लोग जानते भी नहीं थे, तो हमने ऑर्गेनिक में मिला था उस टाइम अवार्ड, नेशनल अवार्ड, बाबू जगजीवन राम किसान अवार्ड। तो जी फिर मैं यहाँ आया, यहाँ पर मैंने सब्ज़ी लगानी शुरू करी और एक सीज़न में 20-20 प्रकार की मैं सब्ज़ी लगाता हूँ। मेरे पास यहाँ पर 5 वैरायटी पीली हल्दी की है और 1 वैरायटी आमा हल्दी की है और 3 वैरायटी मेरे पास काली हल्दी की है। और काली हल्दी का ये मकसद है कि काली हल्दी है जो कैंसर तक में काम आती है। उन्नत बीज पैदा करो और उन्नत बीज पैदा करके किसानों को मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ, कहीं कहीं मुझे बुला लेते हैं। और ऑर्गेनिक पे ही आप फोकस रखो और फल फ्रूट जो भी है, देखो फ्रूट की थोड़े दिन तो उसकी साइज़ में कमी आती है ऑर्गेनिक में, और आस्ता आस्ता वो पकड़ जाता है, फिर वही साइज़ में आ जाता है। और जहाँ यहाँ आपने देखा है घिया भी है, ये भी ऑर्गेनिक है। करेला भी देखा, वो भी ऑर्गेनिक है, 1.5 फुट तक का आपने करेला देखा है। तो गन्ना भी है, वो भी ऑर्गेनिक है, काला गन्ना भी था यहाँ पर। आलू हैं आपने देखा, वो भी ऑर्गेनिक है।
अपने लेखन में माहिर चरखी दादरी जिले के गांव खातीवास निवासी 9 साल की दृष्टि फोगाट ने 1 मिनट में 54 सुंदर और आकर्षक शब्द लिखकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। लंदन की संस्था ने दृष्टि को इंदौर में सम्मानित किया है। 5वीं कक्षा की छात्रा दृष्टि ने पिछले वर्ष भी 1 मिनट में सर्वाधिक शब्द लिखकर राष्ट्र स्तर पर रिकॉर्ड बनाया था। दृष्टि के माता पिता ने बताया कि पिछले वर्ष दिसंबर में लंदन की संस्था वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए दृष्टि ने आवेदन किया था। इसके बाद संस्था ने टीम को दृष्टि के घर भेजा और टीम वहां से उसके हुनर की वीडियो बनाकर ले गई। निर्मला के अनुसार 67 प्रतिभागियों ने इस स्पर्धा में भाग लिया था। 3 महीने की थी ना, तभी से प्राइज ला रही है। इसको वहाँ आंगनबाड़ी में मिला था, मतलब एक्टिव रहने के लिए। उसके बाद 1 ईयर की हुई तब भी इसको दादरी में फर्स्ट आई थी पूरे ज़िले में ये बच्चों में। उसके बाद ये 2 साल की थी तब से इसकी पढ़ाई में रुचि थी। ये जैसे गुड मॉर्निंग वगैरह, ये पीकॉक है, इंग्लिश में बोलना सीख गई थी। और 2 साल की थी तभी से मैंने कभी इसको पेंसिल पकड़ना सिखाया नहीं था, मतलब खुद से पेंसिल पकड़ के खुद से लिखा करती थी ये। और जब मैंने इसका नाम लिखवाया उस टाइम भी ये हरदम क्लास में फर्स्ट पोजीशन पे रही है। तो इसी वजह से इसकी लिखने की राइटिंग, इसको लिखने का बड़ा ही शौक था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको मतलब अच्छे मतलब डिजाइनदार अक्षर सिखाए जाए। तो मैंने इंटरनेट पे देख के इसको सारी हर तरह की राइटिंग लिखनी सिखाई। इसने बहुत ही फास्टली मतलब बहुत ही जल्दी करना सीखा उसको। तो मैंने इसके फॉर्म वगैरह अप्लाई करवाए, पहले इंडिया वाला करवाया, फिर बाद में वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला करवाया। वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए सर इसके 2 ये अगर से धर्मशाला में आए थे, 2 आए थे, मतलब वो इसकी वीडियो बना के लेके गए थे। मतलब 57 बच्चे थे, 57 बच्चों में से सिर्फ इसी का सिलेक्शन हुआ था इसमें राइटिंग के लिए अप्लाई कर रखा था 57 बच्चों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए। तो उसमें इसी की पोजीशन आई थी, फर्स्ट पोजीशन। दृष्टि फोगाट ने बताया कि उसने अपनी मां से इंटरनेट के माध्यम से नए अक्षर बनाने सीखे थे। मां ने उससे सिखाया तो वह रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हुई। मेरे मम्मी पापा ने मुझे बताया था कि मैं जब 1 साल की थी, जब से मेरे को हैंड राइटिंग का शौक था कि मैं हैंड राइटिंग में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड तोड़ूं। बाद में मैंने पहले इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड तोड़ा था, उसके बाद मैंने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड तोड़ा। मेरी ये तैयारियां मम्मी ने करवाई थी। डेली 1 पेज लिखा था राइटिंग का। और जब दादाजी घर आते थे तो मैं बोलती थी कि आप मेरी हैंड राइटिंग का टाइम नोट करो, मैं कितनी देर में कितने अक्षर लिखूं। जब मैं डेली 1 पेज लिखती थी। जब मैंने ये पहले इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड तोड़ा, बाद में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड। मैं बड़े होके IAS बनना चाहती हूँ। हाँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने मेरे परिवार का नाम रोशन किया है। भारत सरकार WOAH के क्षेत्रीय आयोग के 33वें सम्मेलन की मेजबानी कर रही है। राजधानी नई दिल्ली में 16 नवंबर 2023 तक चलने वाली आयोग की बैठक में 36 सदस्य देशों के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन में मानव पशु पर्यावरण इंटरफेस में जोखिमों का आंकलन करने में वैज्ञानिक विशेषज्ञता की भूमिका जैसे कई विषयों पर सार्थक चर्चा हो रही है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि इस सम्मेलन के जरिए भारत पशु स्वास्थ्य से संबंधित चुनौतियों से निपटने में एशिया प्रशांत के लिए मार्गदर्शक का काम करेगा। 4 दिन ये बैठक होने वाला। ये 4 दिन पूरा डिसीज का एनिमल पशु पालक का और मत्स्य पालन का, डेयरी का, इसका डिसीज का कैसे कंट्रोल करेंगे हम। एक्सपर्ट्स पूरा दुनिया से इधर एक्सपर्ट्स आए होगा, ये एक्सपर्ट्स एक्सचेंज करेंगे उनका नॉलेज। सम्मेलन में मौजूद मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि यह सम्मेलन सदस्य देशों के बीच मूल्यवान चर्चाओं को बढ़ावा देने का बेहतरीन माध्यम है। Invaluable partner in enhancing our capacity to manage and safeguard the health and welfare of our animals. Their support has not only enabled us to meet the international standard necessary for trade, but also assisted us in developing robust and effective disease control initiative. सम्मेलन में मौजूद पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय की सचिव अलका उपाध्याय ने भारत में पशुपालन और डेयरी महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि सरकार वन हेल्थ गुड एनिमल हेल्थ जैसे मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है और ये सम्मेलन इसी संकल्प को साकार करने का माध्यम बनेगा।
23% of the world's milk production annually. It becomes important for us to follow up on the agenda of One Health and good animal health. And animal husbandry here plays a very important role in the agriculture and rural economy. निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों से इस वर्ष सितंबर तक उन्हें मिले चुनावी बॉन्ड का विवरण सीलबंद लिफाफे में कल तक जमा करवाने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राजनीतिक दलों को 30 सितंबर 2023 तक मिले चुनावी बॉन्ड का विवरण आयोग के पास जमा करने का निर्देश दिया था। सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को भेजे गए पत्र में आयोग ने कहा है कि जिन दलों ने चुनावी बॉन्ड के रूप में कोई भी चंदा लिया है उन्हें उनका विवरण और चंदा देने वालों के बारे में जानकारी व रकम की सूचना के साथ साथ प्रत्येक बॉन्ड के रूप में मिले धन का पूरा विवरण देना होगा। नई दिल्ली में आज भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 प्रगति मैदान में शुरू हो रहा है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल इस मेले का उद्घाटन करेंगी। 27 नवंबर तक चलने वाले इस व्यापार मेले का विषय वसुधैव कुटुंबकम है, जो सतत विकास और समृद्धि के लिए व्यापार क्षेत्र में आपसी संपर्क और सहयोग पर जोर देता है। 14 दिनों तक चलने वाले इस 42वें व्यापार मेले में देश विदेश के 3000 से अधिक व्यवसायी भाग ले रहे हैं, जिनमें भारत के साथ साथ अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ओमान, मिस्र, नेपाल, थाईलैंड, तुर्की, वियतनाम, ट्यूनीसिया, किर्गिस्तान, लेबनान, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। व्यापार मेले में अपनी सामग्री को लेकर पहुंची महिला दुकानदारों ने बातचीत के दौरान कहा कि ये मेला देश विदेश के व्यापारियों को बढ़िया मंच प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर पर्यावरण के अनुकूल वस्तुएं तैयार की हैं, जिसका उद्देश्य स्थानीय वस्तुओं को प्रोत्साहन देना है। इसमें जूट बैग्स भी आते हैं, दरी बैग भी आते हैं, कैनवस बैग भी आते हैं और कुछ हमारे कॉटन के बैग्स भी आते हैं। व्यापार मेले में आके बहुत अच्छा लगता है। हमें यहाँ पे लोगों का रिस्पांस और इंटरेस्ट से पता चलता है हमें आगे और क्या करना है, तो उसके हिसाब से हम वेरिएशन लेते आते हैं हर टाइम टू टाइम। हमारे पास 100 से लेके 350 तक की रेंज है। इसमें हमने थोड़े क्रिएटिव बैग्स बनाए हैं जिसमें एप्लिक वर्क आता है। इसमें हर एक पीस को हम कट करके स्टिच करते हैं, जो कि एक हैंडीक्राफ्ट का काम है और हमारे कारीगर इसको बहुत मेहनत से बनाते हैं। जैसे पीएम मोदी हमारे हैं जो प्रमोट कर रहे हैं जूट को, इको फ्रेंडली बैग्स को, तो उससे हमें रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। सारा हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट आइटम है हमारा। ये छोटा छोटा जो आइटम है ना, ये जो हम HSG ग्रुप लोग को ट्रेनिंग देता है, फिर इसका बाद ये बनाने देता है। तो हमारा अंदर में हमारा छोटा सा एक संस्था है, दोनी आने मल्टीपर्पज सोसाइटी KVI का साथ जुड़ा हुआ है। तो उन्हीं के अंदर हमने कुछ लोन भी प्रोवाइड मतलब मिला है, सपोर्ट मिला है। तो आज मैं इसलिए यहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए आई हूँ, क्योंकि अभी दिस टाइम बहुत मार्केट में जरूरी है। जो चीज़ हम लोग बाहर से जो लाता था ना, बाहर से जो नहीं ला पाता, आजकल अपना इंडिया में मेक इन इंडिया, मतलब जैसे हमारा मोदी जी ने अनाउंस किया था, अपना अंदर में कंट्री का अंदर में एक अपना खुद मेकिंग करना चाहिए, मतलब खुद प्रोडक्ट सेल्फ मेकिंग होना चाहिए। तो उन्हीं का अनाउंसमेंट का हिसाब से हमने ये डिजाइन तैयार किया था, तो ताकि हमारा यहाँ का रोजगार भी मिले। आम लोगों के लिए ये मेला 19 नवंबर से खुलेगा। पहले 5 दिन व्यवसायिकों के लिए आरक्षित रखे गए हैं। मेले की टिकट ऑनलाइन या निर्धारित 55 मेट्रो पर खरीदी जा सकती है। दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए व्यापार मेले में दाखिला निःशुल्क होगा। महंगाई के मोर्चे पर बड़ी राहत की खबर है। रिटेल महंगाई दर में पिछले 4 महीने से गिरावट जारी है। इस कड़ी में सितंबर की तुलना में अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर में गिरावट देखी गई। जारी आंकड़ों के मुताबिक सितंबर में खुदरा महंगाई दर जो 5.02% थी, वो अक्टूबर में गिरकर 4.87% पर आ गई है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर आधारित खुदरा महंगाई सितंबर में गिरकर 3 महीने के निचले स्तर पर 5.02% के स्तर पर देखी गई थी, जिसमें गिरावट का सिलसिला अक्टूबर में जारी देखा गया। 13 नवंबर को जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले साल के इसी महीने के रिटेल इन्फ्लेशन आंकड़ों के कम रहने और कुछ वस्तुओं की कीमतों में नरमी के कारण महंगाई कम हुई है, जबकि सितंबर में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति 5.02% थी। अर्थशास्त्रियों ने अक्टूबर में महंगाई के सालाना आधार पर बढ़कर 4.8% पर रहने का अनुमान जताया था। अब खबरें फटाफट।
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अपने अमेरिका दौरे के दौरान कहा कि भारत पूरे विश्व के लिए है पसंदीदा निवेश स्थल। कोयला मंत्रालय कल वाणिज्य कोयला खादानों के 8वें दौर की करेगा नीलामी। इस दौर में 5 राज्यों में 39 खादानों की जाएगी नीलामी। उत्तरकाशी सिल्कयारा सुरंग में फंसे सभी मजदूरों को अगले 24 घंटे के भीतर निकालने के लिए बनाई जा रही है नई योजना। युद्ध स्तर पर बचाव कार्य जारी। और नारनौल स्वास्थ्य विभाग की ओर से बच्चों को सर्दी, खांसी, जुकाम व निमोनिया से बचाने के लिए आज सांस कार्यक्रम की शुरुआत। सांस कार्यक्रम जिले में चलेगा 29 फरवरी तक। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।